अच्छा सेकंड ईयर की खिड़की बंद कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल आप लोगों का जो कल जो आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट हुआ था, जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था, दैट इज द रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। आज से हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, उत्सर्जन की कार्यविधि। उत्सर्जन की कार्यविधि, ठीक है। हाँ देखिए क्लास, पहले तो यहाँ पर यही कंप्लीट होना चाहिए। एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, पीछे से जवाब देंगे मुझे आप। उत्सर्जन क्या होता है? लास्ट सेकंड रो, लास्ट सेकंड, क्या होता है उत्सर्जन? सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन क्या होता है? हाँ भाई, आपस में बात करना तो बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पीछे वाली रो, क्या होता है उत्सर्जन? हाँ जी, एक बार बिल्कुल सही बात है। या मैं ये कहूँ कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट? क्योंकि जो हमारे शरीर बनते हैं मेटाबॉलिक उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो हमारे पास बनते हैं उत्पाद जिन्हें हम उत्सर्जित करते हैं वो नाइट्रोजिनस होते हैं ना, नाइट्रोजन ही तो होते हैं वो सब। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन क्या बताया है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को अपने शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं। कोई परेशानी नहीं, लिखना चाहते हैं डेफिनेशन तो लिखिए। नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन युक्त उपापचयी, उपापचयी मतलब मेटाबॉलिक अनुपयोगी पदार्थों को, अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, और जो उत्सर्जन में सहायक अंग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन अंग, यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम उत्सर्जन करते क्यों हैं? कोई ना कोई तो रीजन होता है ना जिसकी वजह से हम लोग ये उत्सर्जन करते हैं। तो उत्सर्जन करने का जो एक मेनली पर्पस होता है वो ये है कि उत्सर्जन की वजह से हमारे शरीर के अंदर का जो एक बैलेंस बना रहता है, जो आंतरिक वातावरण है हमारा, इंटरनल एनवायरनमेंट है जो, उसमें एक बैलेंस बना रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? समस्थिति से कुछ बोलते हैं। एग्जैक्टली, समस्थिति, होमियोस्टेसिस इंग्लिश में बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सम स्थिति। तो देखिए समस्थिति मतलब क्या होता है? सम मतलब समान, किस चीज का समान? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की, हमारे शरीर का जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम अगर बैलेंस रखेंगे, ठीक है, बैलेंस किस तरीके से रख सकते हैं हम? कुछ जो हमारे अंदर बनने वाले जो अनुपयोगी पदार्थ हैं उनको उत्सर्जित करके। ठीक है, चलिए क्लास, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, हालांकि सेकंड ईयर में भी कुछ पढ़ा होगा उत्सर्जन से रिलेटेड, है ना?
तो जरा मुझे बताइए, अकशेरुकियों में उत्सर्जन किन किन के द्वारा होता है? अगर मैं बात करूं एक कोशिकीय जीवों में किसके द्वारा होता है उत्सर्जन? किसके द्वारा होता है? क्या तो आंसर है विसरण प्रति द्वारा। बिल्कुल सही बात है, त्वचा के द्वारा होगा। या मैं ये कहूं कि उसकी जो बाहरी लेयर जो होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो है उसके द्वारा होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, प्लाज्मा झिल्ली इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं हम इसको, है ना। ये तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा। और स्पॉन्जेस में बिल्कुल सही बात है, ऑस्टिया ऑफ, तो ऑस्टिया का हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं? कैनाल सिस्टम में, ठीक है। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं वो उत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं? आपके कैनाल सिस्टम के द्वारा। मतलब पहले अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एपिडर्मिस में से कहां भेजेंगे? कैनाल सिस्टम में, है ना। और वहां से हम लोग मतलब स्पॉन्जेस जो होते हैं वो उत्सर्जित कर देते हैं। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट, प्लेटिहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल्स के द्वारा। भाई कुछ अलग तो नहीं बता रही, जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वाला कोशिका। क्यों ज्वाला कोशिका क्यों बोला जाता है इसको? ज्वाला कोशिका क्यों बोला जाता है? ये मैंने उस वक्त जब बताया था ना एफिडिया के बारे में, फ्लेम सेल्स के बारे में, मतलब रीजन भी बताया। इन्वर्टिब्रेट सभी ने लिया हुआ है, मोस्टली लिया था ना, सौरभ और विपिन, ये है ना तुम लोगों ने तो क्लास। आई नो तुम लोगों के नाम मुझे याद हैं। बताएं जरा, फ्लेम सेल्स को हम फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिका क्यों बोलते थे? फेस्टिवल हाइपरटिका और सबके टाइम पे बताया था मैंने, या सोलियम में। देखिए क्लास, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने उस वक्त फ्लेम सेल का डायग्राम बनाया था फेस्टिवल हाइपरटिका में, कुछ इस टाइप से बनाया था, जहां पर मैंने ये चीज शो की थी, ल्यूमेन, सेल ल्यूमेन, कोशिका गुहा, कोशिका गुहा, याद है? सेल ल्यूमेन बनाया था, जिसमें से यहाँ पर कुछ वो निकलती थी, सीलिया, याद है? और ये कहा था कि ये सीलिया है ना हमेशा मूवमेंट की स्थिति में रहती है, मतलब हिलती रहती है, जैसे दीपक की लौ जलती रहती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते थे? ज्वाला कोशिका। याद आया? गुड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में कभी कभी कि हम ज्वाला कोशिकाओं को क्यों बोलते हैं ज्वाला कोशिका। हम लोगों को ऐसा लगता है जब ये सीलिया जो है हिलते हैं तो लगता है जैसे दिए की लौ जलती है, ठीक है, इसीलिए। एनिमिडा में नेफ्रिडिया, मोलस्क, मैंने पायला पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन रुक जाइए आप, से पहले मैंने आप लोगों को पायला पढ़ाया था, और मैंने पायला में एक स्पेशल बात बताई थी कि मोलस्क में पायला अकेला ऐसा जंतु होता है जिसे हम बोलते हैं उभयचारी मोलस्क, पढ़ाया था। मतलब एम्फीबिएटिक मोलस्क हम पायला को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पायला की स्पेशलिटी होती है कि 2 प्रकार से श्वसन करता है, एक तो पल्मोनरी सैक के द्वारा और लंग्स के द्वारा। समझ में आया? इसीलिए मैंने आप लोगों को पायला तो पढ़ाया था, जिसे भी स्टूडेंट की क्लास नहीं होते तो याद होगा, ठीक है। और ये बात लिखवाई भी थी आप लोगों को कि पायला को हम उभयचारी मोलस्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पल्मोनरी सैक और आपके लंग्स दोनों ही प्रकार से वो करता है श्वसन, क्योंकि पानी में भी रहता है और मिट्टी पर भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्थ्रोपोड,
मेलपिगियन ट्यूब्यूल, वेरी नाइस। अब मुझे ये बताएं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल क्या जितने भी आपके होते हैं सभी में होता है? एक्चुअली जब हम लोग बात करते हैं ना ऑर्थ्रोपोड की, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को जो टर्म याद आना चाहिए वो होता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल, मतलब मेलपिगी नलिकाएं बोलते हैं ना हिंदी में हम। तो मेलपिगी नलिकाएं तो है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थ्रोपोडा संघ है। ऑर्थ्रोपोडा की जो वर्ग होता है इंसेक्टा, है ना, कीट वर्ग जो होता है आपका, सिर्फ उसमें होता है उत्सर्जन। किसके द्वारा? मेलपिगी नलिकाओं के द्वारा। समझ में आया? तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा सिर्फ और सिर्फ क्लास इंसेक्टा के जो एनिमल्स होते हैं, जो मेंबर्स होंगे, उनमें एक्सक्रीशन होता है। बाकी की जितने भी आपके ऑर्थ्रोपोड, क्रस्टेशियन वर्ग है आपका, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, डेकापोडा, तो उन सब में आप लोगों का जो ऑर्थ्रोपोड सदस्य होते हैं, उनमें किनके द्वारा होता है? एंटिनरी एंड मैक्सिलरी ग्रंथि लिखें आप चाहे ग्लैंड, बात एक ही है, ठीक है। ये मैंने इंसेक्टा का तो आप लोग जानते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, मैंने बाकी सारे क्रस्टेशिया वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें क्रैब वगैरह समझ जाते हैं, ठीक है। तो उन सब में किसके द्वारा होता है? एंटिनरी एंड मैक्सिलरी ग्रंथियों के द्वारा होता है। कोई परेशानी? समझ में आया? वहीं अगर हम लोग क्लास बात करें आपकी किसके बारे में? एकाइनोडर्मेटा के बारे में। एकाइनोडर्मेटा का कोई मुझे एग्जाम्पल बता सकता है? एक सेकेंड, लड़कियों को छोड़कर लड़के भी जवाब दे मुझे। एकाइनोडर्मेटा का कोई मुझे सदस्य बता सकता है? बिल्कुल सही बात है। तो जरा स्टार फिश में उत्सर्जन किस विधि से होता है? बिल्कुल सही बात है, नागपात के द्वारा होता है। आप चाहे तो उसको पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, जल संवहन तंत्र, है ना। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है। जनरली क्या होगा, अगर हम उत्सर्जन की बात करें, तो एकाइनोडर्मेटा में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं मौजूद होता। जैसे हम कहते हैं ना इसमें नेफ्रिटिया है, इसमें फ्लेम सेल्स होती है, एकाइनोडर्मेटा में कोई स्पेशल नहीं होता ऑर्गन, ठीक है। इसमें जो आपको उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, नागपात आपने बताया ट्यूब फीट, ठीक है, तो उसके द्वारा। समझ में आया? ये हम बात कर रहे थे आपकी किसके बारे में? इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, ठीक है। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? थोड़ा सा रिवीजन ये है, आप लोग लिखना चाहे लिखिए इसे, फिर आगे बात करते हैं। देखो हो गया ना? गुड।
अब हम लोग बात करेंगे वर्टिब्रेट्स में उत्सर्जन, ठीक है, कशेरुकियों में उत्सर्जन, ठीक। बताइए किस किसके द्वारा होता है? स्किन के द्वारा होता है, चलिए ठीक है। कैसे? स्किन मतलब त्वचा, कैसे? पसीने के रूप में, बिल्कुल सही बात है। हमारे पसीने में से भी जो निकलती है ना गंदगी, तो वो भी तो एक तरीके का उत्सर्जन ही होता है। नेक्स्ट, और मेन तो लिख ही दे कम से कम किडनी। नेक्स्ट, कैसे? आप लोग जानते हैं हमारे लिवर में, ठीक है, लिवर की कोशिकाएं जो है वो क्या बनाती हैं? आपका बाइल जूस बनाती है, ठीक है। बाइल जूस में आपको मैंने पित्त वर्णक बताए थे, कौन कौन से थे, ठीक है। और साथ में बाद में इसका क्या होता था? डिकम्पोजिशन हो जाता था, क्या बना था? स्टर्कोबिलिन बनाता था, स्टर्कोबिलिन, और साथ में यूरोक्रोम बनता था। यूरोक्रोम जो है बाद में यूरिन के थ्रू बाहर निकलता था, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है उसका कलर येलो होता है, और आपका स्टर्कोबिलिन की वजह से हाँ फेसिस का जो कलर होता है वो थोड़ा सा येलोइश ब्राउन होता है। तो इस तरीके से लिवर भी जो है वो भी एक तरीके से आपको उत्सर्जन के तौर पर ही है, ठीक है। आप लोग बाकी लिखना चाहते हैं और लिख लीजिए, हेडिंग लिख देते हैं। देखिए गिल्स, सॉरी इनवर्टेब्रेट वाला है ना, वो है, अच्छा ठीक है। ये लिखिए, हाँ भाई ठीक है, हो गया ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। अब देखिए क्लास, यहाँ बात करेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स के बारे में, कशेरुकियों में उत्सर्जन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्लास बात करें अगर, तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के आधार पर हम जंतुओं को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 4 भागों। फर्स्ट है आपका अमोनोटैलिक जंतु कौन होते हैं भाई? जो अपना उत्सर्जन जो है वो अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करें, ठीक है। उत्सर्जन जो है वो किस रूप में होता है? अमोनिया के रूप में होता है। एक होगा आपका यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक जंतु कौन होते हैं? जो अपना उत्सर्जन किसके रूप में करेंगे? यूरिया के रूप में। हम लोग किस रूप में करते हैं? मतलब हम लोग कौन से हो गए? यूरियोटैलिक, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं। हाँ भाई, तो चलिए आप लोग से नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करेंगे यूरिया किस तरह बनता है, यूरिया के संश्लेषण के बारे में, ठीक है। सिंथेसिस हो गया ना।
हो गया? हाँ, वही सभी स्टूडेंट्स ने लिख लिया ना? हो गया ना, सभी स्टूडेंट्स ने लिया? देखिए क्लास, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरिया के संश्लेषण के बारे में, मतलब हम लोगों में यूरिया किस तरह से बनता है। ठीक, अगर हम बात करें यूरिया के संश्लेषण के बारे में, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, इसे हम एक चक्र के माध्यम से पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्निथीन चक्र। ठीक है, इसलिए मैंने वो हटा दिया था, सिर्फ ऑर्निथीन चक्र रह गया है। ठीक है ना, तो ऑर्निथीन चक्र जो है आप लोगों के सिलेबस में आएगा। दो तरीके से वो बन सकता है क्वेश्चन, या तो है यूरिया के संश्लेषण को समझाइए, तब भी आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, ऑर्निथीन चक्र। ठीक, या फिर डायरेक्ट आएगा आप लोगों के में कि ऑर्निथीन चक्र से आप क्या समझते हैं। ठीक, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल लिया है, सिर्फ एक अणु। ठीक है, ये आपके कंबाइन करेंगे। ठीक, और किस किस की उपस्थिति में, इसमें एक तो हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी हमें बनती है एटीपी के रूप में, एटीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। ठीक है, और आपकी मैग्नीशियम आयन, ठीक है, इसकी उपस्थिति में साथ में यहाँ पे कुछ एंजाइम्स काम करेंगे। यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा दैट इज द कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ठीक, कार्बामाइल
फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम इसको किसमें कन्वर्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका NH4 इसे कन्वर्ट करता है कार्बामाइल फॉस्फेट में। समझ में आया? ये है आप लोगों का फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका अमोनिया, अमोनिया का सिर्फ एक अणु, ये आपके ऊर्जा मतलब ATP मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में यहाँ पर एंजाइम जो यूज हुआ दैट इज अ कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ठीक है, इसकी उपस्थिति में किसमें बदल गया? आपका कार्बामाइल फॉस्फेट में। ये कार्बामाइल फॉस्फेट जो है अब आपके ऑर्निथीन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये किसके साथ जुड़ा है? कार्बामाइल फॉस्फेट जुड़ता है ऑर्निथीन के साथ। ऑर्निथीन, अब इसको हम ऑर्निथीन साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टार्ट यहीं से होगा। ठीक है ना, आपका चक्र जो है ऑर्निथीन से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथीन चक्र। ठीक, तो आपका कार्बामाइल फॉस्फेट जो है ऑर्निथीन के साथ जुड़ता है और आपका यहाँ पे ऑर्निथिनो कार्बामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा? सिट्रुलिन में। समझ में आया? किसमें बदल जाएगा? सिट्रुलिन में। सिट्रुलिन के साथ साथ इसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी निकलता है। ठीक है, इसमें क्या निकलेगा? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी निकलेगा। कब? सिट्रुलिन जब बनता है तो इसमें फर्स्ट स्टेप जो होगा क्या हो जाएगा आप लोगों का? सिट्रुलिन का बनना। ठीक है, सिट्रुलिन का निर्माण। तो सिट्रुलिन का निर्माण कब हुआ? जब आपका कार्बामाइल फॉस्फेट आपके ऑर्निथीन के साथ जुड़ा है और साथ में ऑर्डिनिनो कार्बामाइल ट्रांसफरेज की उपस्थिति में किससे बदल गया? सिट्रुलिन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कोई परेशानी? सेकंड ईयर समझ में आया यहाँ तक? अब हम बात करेंगे आपके सिट्रुलिन की। ठीक, ये सिट्रुलिन जो बना था अब ये आपके ऑर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, मतलब इस एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा? ऑर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड में। किसमें बदल गया? ऑर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका एस्पार्टिक एसिड जो है, एस्पार्टिक एसिड एक्चुअली कुछ नहीं है, यहाँ पे अमोनिया का दूसरा अणु जो है, ठीक है, वो ही यहाँ पर आपका एस्पार्टिक एसिड के रूप में। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, एस्पार्टिक एसिड कुछ अलग से नहीं है ऐसे, ये आपका अमोनिया का ही दूसरा अणु होता है। ठीक है, जिसका भी क्या है पैन से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका अमोनिया का दूसरा अणु था। एक तो वहां यूज होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फर्स्ट स्टेप में। ठीक, अब आपका अमोनिया का सेकंड अणु जो था वो किस फॉर्म में? आपका एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में। ये एस्पार्टिक एसिड जो है ये आपका ऑर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड के साथ जुड़ेगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में जुड़ेगा? ATP। यहाँ पर ATP किसमें कन्वर्ट हो गया? ATP में, और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति। ठीक है, ये अब ऑर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड से जुड़ेगा और ऑर्जिनिनो सक्सिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किससे बदल जाएगा? ठीक है, ऑर्जिनिन एंड आपका फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें बनी हैं, एक बना है ऑर्जिनिन और एक बना है फ्यूमेरिक एसिड। ये फ्यूमेरिक एसिड जो है आगे चलकर आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदल जाता है। आप लोग जानते हैं क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में 4 कार्बन कंपाउंड क्या होता है? आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है ना, जिसकी वजह से पूरा क्रेब्स साइकिल स्टार्ट ही यहाँ से होती है। आप लोग कह सकते हैं भाई क्रेब्स साइकिल सबने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सैलो एसिड में बदल जाता है, जो आगे चलकर किसमें चला जाएगा? आपका क्रेब्स साइकिल में। इसीलिए फ्यूमेरिक एसिड को डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल दिखाया है। कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये जो ऑर्जिनिन होता है, ठीक है, ये आपका ऑर्जिनेस, ठीक है, ऑर्जिनेस की उपस्थिति में ये आपका किसमें बदल जाएगा? यूरिया। समझ में आया? यूरिया में और साथ में आपका ऑर्निथीन में। ये ऑर्निथीन फिर से आपके इसी चक्र में चल जाएगा। समझ में आया? ये ऑर्निथीन कहाँ से आया था? यहाँ से आया था ऑर्जिनिन। ठीक है, ऑर्जिनिन जो था ये आपका ऑर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदला था? एक ऑर्निथीन है और आपके यूरिया। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का यहाँ पर यूरिया का संश्लेषण कंप्लीट होता है। सेकेंड ईयर किसी को परेशानी है तो पूछिए, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसको याद करना है। फर्स्ट स्टेप देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर
पहला जो चरण था, फर्स्ट स्टेप है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करते हैं किस एंजाइम की उपस्थिति में, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की उपस्थिति में। ऊर्जा हमने यूज की है जिसमें एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो गया और मैग्नीशियम आयन था। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, कार्बामाइल फॉस्फेट में। कार्बामाइल फॉस्फेट जो है अब ऑर्निथीन के साथ जुड़ता है और साथ में आपका ऑर्डिनिनो कार्बामाइल फॉस्फेटेज की उपस्थिति में सिट्रुलिन और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल जाता है। ठीक, उसके बाद आपका सिट्रुलिन जो है ऑर्डिनिनो सक्सिनिक सिंथेटेज की उपस्थिति में ऑर्डिनिनो सक्सिनिक एसिड में बदल जाता है। ये ऑर्डिनिनो सक्सिनिक एसिड जो है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड क्या था, अमोनिया का दूसरा अणु जो यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में है। ठीक है, वो आपके एटीपी को किसमें, एडीपी में हमने यहाँ पर ऊर्जा ले ली और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ये इसके साथ जुड़कर किसमें बदल जाएगा, एक तो ऑर्गेनिल में और साथ में आपका फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड आगे चलकर किसमें बदलता है आपका, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, जो आगे चलकर ट्रायस एसिड में चला जाता है। ठीक है, और आपका ऑर्जिनिन जो था ये ऑर्डिनेस की उपस्थिति में यूरिया और ऑर्निथीन में बदल जाता है। ठीक है, यूरिया हमारा ये बनता है। कोई परेशानी, समझ में आया? इसे घर जाकर पढ़ जरूर लेना। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट होता है आप लोगों का यूरिया का संश्लेषण। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। अच्छा, आप लोग यूरिया का उसमें लिखा था यूरियोटैलिक में एग्जाम्पल लिख लीजिए, मानव, मानव लिख लीजिएगा। ठीक है, और अमोनोटैलिक में लिख लीजिएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, ये आप लोगों का थोड़ा सा इजी है। नेक्स्ट लिखिएगा यूरिकोटैलिक। हाँ, यूरिकोटैलिक, एक होता है यूरियोटैलिक, दैट इज जो हम लोग है जो हम यूरिया के फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, दैट इज द यूरियोटैलिक। अब हम बात करेंगे यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक यूरिकोटैलिक कौन होते हैं भाई, जो अपना उत्सर्जन यूरिक एसिड मतलब यूरिक अम्ल के रूप में करती है। ठीक है, यूरिक अम्ल, अच्छा यूरिक अम्ल द्वारा उत्सर्जन जो है वो कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, यूरिया में क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल सही बात, सिर्फ पानी की कमी की वजह से। ठीक है ना, कौन सा एग्जाम्पल कोई बता सकते हैं मुझे? एवीज, गुड, एवीज में लेकिन हम लोग कबूतर, ठीक है ना, एवीज, जनरली एवीज। ठीक है, तो यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक मतलब आपका उत्सर्जन जो है वो यूरिक अम्ल के रूप में होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं यूरिक अम्ल का संश्लेषण लिखिए आप।
क्या ये इनोल नहीं अच्छा ठीक सेकंड हाँ भाई देखिए क्लास एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ इसे। नहीं कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है इसलिए रिपीट कर रही हूँ इस चीज को। हाँ भाई हो गया। हाँ भाई सेकंड ईयर हो गया ना। देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यूरिक एसिड के संश्लेषण के बारे में कि यूरिक एसिड बनता है तो किस तरह से बनेगा। ठीक है इसमें आपका एडिनिन और ग्वानिन। ठीक है मैंने आप लोगों को सिर्फ टर्म्स लिखवाए लेकिन आप लोगों की बुक में पूरा उसका वो दिया हुआ है केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है ना तो उस तरीके से नहीं बहुत इजी में बताया जा रहा है आप लोग इतना भी याद करें सफिशिएंट है। ठीक एडिनिन ये आपका एडिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा हाइपोजेंथीन में। वहीं आपका ग्वानिन जो होता है ये ग्वानियेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है जेंथीन में। ठीक है अब हाइपोजेंथीन और जेंथीन इन दोनों का ही क्या हो जाएगा जेंथीन ऑक्सीडेज। ठीक है हाइपोजेंथीन का भी होगा और जेंथीन का भी होगा। हाइपोजेंथीन का जब जेंथीन ऑक्सीडेज होता है तो वो क्या बना लेता है आपका यूरिक अम्ल लेकिन इनोल ग्रुप बनाएगा। ठीक है ये मैंने हाइपोजेंथीन को जेंथीन में कन्वर्ट नहीं किया है यहाँ पर मैंने हाइपोजेंथीन का जेंथीन ऑक्सीडेज जब हम लोग करते हैं तो किसमें बदल जाता है यूरिक अम्ल लेकिन इनोल ग्रुप में बदलता है। वही जो जेंथीन होता है जब इसका हम जेंथीन ऑक्सीडेज करेंगे तो ये भी आपका इनोल ग्रुप में ही बदलेगा यूरिक अम्ल। ठीक है मतलब ये दोनों ही आपके हाइपोजेंथीन और जेंथीन किससे बदल चुके हैं आपके यूरिक एसिड में। ठीक है लेकिन यूरिक एसिड में यहाँ पे फॉर्म अलग अलग एक इनोल है और एक कीटोन ग्रुप है ना ये आप लोगों केमिस्ट्री में बताई जाती है राइट क्योंकि उसमें कीटोन ग्रुप लग जाता है ना उसमें अल्कोहल ग्रुप लगता है इसीलिए तो ना। तो देखिए अब इनोल ग्रुप को हम किसने बदल देते हैं आपके कीटो ग्रुप में। लेकिन यहाँ पर मैंने इसीलिए इसको उत्क्रमणीय वो दिखाया है
बाकी सभी में मैंने सिर्फ वन साइड का वो लिया है एरो, लेकिन इसे मैंने कैसे दिखाया, ये उत्क्रमणीय अवस्था में, है ना, रिवर्सिबल कंडीशन में। क्यों? क्योंकि आपका ये दोनों ही रूप एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। इनोल रूप कीटोन में हो जाएगा और कीटोन रूप इनोल रूप में हो सकता है, केमिस्ट्री बोलती है आप लोगों की, है ना। अब आप लोगों को अगर हम बात करें, एलेंटॉइड जो है ये, हाँ हम सही सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स, आप लोगों ने मैमल्स पढ़े होंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है मैमल्स के बारे में। तो मैमल्स में प्राइमेट्स को छोड़कर जितने भी आपके मैमल्स आएंगे, ठीक है, वो सभी एलेंटॉइड जो है वो यूरिकेज की एंजाइम में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना देगा आपका। समझ में आया? मतलब हम लोगों में भी बनता तो है मगर बहुत कम बनता है, बहुत 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 कम बनेगा, हार्डली 2% हो, तो बहुत रेयर होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में बनता है, लेकिन बनता जरूर है। यहाँ पे साफ दिख रहा है एलेंटॉइड्स, ठीक है, एलेंटॉइड्स मतलब प्राइमेट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी आपके हैं मैमल्स, उन सब में एलेंटॉइड्स में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है यूरिक एंजाइम की प्रेजेंस में, और क्या बदल, किसमें बदल जाता है, ये यूरिक, ठीक है। तो इस तरह से आपका यूरिक एसिड का संश्लेषण होता है, ठीक है। और यूरिक एसिड का संश्लेषण हम कब करते हैं, जब पानी की कमी होती है, इसीलिए जितने पक्षी होते हैं वो सारे वैसे ब्रीथ करते हैं, है ना, बहुत कम से पानी को उतना होता ही नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर सेकंड ईयर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।